नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का ये न्यू वीडियो, जिसके अंतर्गत हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों को अध्ययन हम लोगों ने किया। इसी में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में हुआ था, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में हुआ था। यह 2500 से लेकर लगभग एनसीईआरटी के अनुसार ये 1900 नहीं 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है, माने सबसे सर्वमान्य काल। इसके बारे में हम लोग पीछे अध्ययन कर चुके हैं। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। काल के विभाजन में भी निश्चित रूप से थोड़ा सा मतभेद है, बट ये सबसे सर्वमान्य काल 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इनकी साइंस टेक्नोलॉजी इतनी ही उन्नत किस्म की थी कि उस समय आज से लगभग 4500 5000 साल पहले भी वहाँ पे अर्बन प्लानिंग था। अर्बन प्लानिंग मतलब कि शहरी योजना के अंतर्गत नगर विकास का योजना किया गया था। ड्रेनेज सिस्टम का ज़बरदस्त व्यवस्था वहाँ पे मिलता है। मेटलर्जी की उच्च कोटि के मेटलर्जी का यूज वो लोग करते थे। उसके बाद में स्टैंडर्डाइजेशन वेट एंड मेजर्स, यानी कि वहाँ पे जो नाप तौल के लिए जो है स्टैंडर्डाइज व्यवस्था थी। वहाँ पे ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग व्यापार भी कर सकते थे, और व्यापार के बंदरगाह के माध्यम से हम लोग वहाँ पे व्यापार करते थे। और भी हम लोग देखते हैं नीचे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर करने के लिए वे लोग कुछ औजार भी बना लिए थे, और एग्रीकल्चर भी एक सुनियोजित तरीके से वो लोग करते थे। क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, मतलब कि बहुत सारे मनके वहाँ पे मिले हैं, सीले मिले हैं, पत्थर मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वे लोग क्राफ्ट और इसके इंडस्ट्री में काफ़ी उन्नत थे। उसके बाद में सील और स्क्रिप्ट, सील तो वहाँ पे बहुत सारे मिले हैं, जिसपे पशुपति सबसे प्रसिद्ध जो सील मिला हुआ है वह है पशुपतिनाथ शिव का मंदिर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे वो काफ़ी अग्रणी थे। अब इसको हम लोग 1 बाई 1 करके लिख लेते हैं, जिससे आपका नोट्स बढ़िया से बन जाए और आप उसे बार बार रिवाइज करें, जिससे आने वाले समय में आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। देखिए, सबसे पहला बात, जैसे कि हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोग को विज्ञान और प्रौद्योगिकी को ठीक ढंग से लिखने के पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ये सृष्टि का विकास किस तरह से हुआ। तो देखिए, सृष्टि का विकास जो है दो अवधारणाओं पर निर्भर है। एक तो स्पिरिचुअलिज्म है, यानी कि अध्यात्मवाद, और एक है भौतिकवाद या विज्ञानवाद, यानी कि मैटेरियलिज्म। मानने वाले लोग स्पिरिचुअलिज्म को भी मानने वाले लोग हैं और मैटेरियलिज्म को भी मानने वाले लोग हैं। अध्यात्मवाद में क्या बोलता है कि जगत या संसार जो है वह जीवों से लेकर बना हुआ है। इसका मूल तत्व जो है वह जीव ही है, जो चेतन अवस्था में है, जिसे हम लोग गॉड कहते हैं। ठीक है। लेकिन मैटेरियलिज्म को मानने वाले जगत और जीवन को मानते हैं मूल तत्व जो है अचेतन है। ठीक है। तो बाद में इसका बहुत सारा अध्ययन किया गया, अलग अलग भागों में बांट दिया गया। मतलब कि सबसे लास्ट में जो पार्टिकल बता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसी इलेक्ट्रॉन को भी फिर से बाद में विभाजित किया गया। तो बच गया आपका अलग अलग भागों में, दो भागों में बांटा था, +2/3 और +1/3 इलेक्ट्रॉन के रूप में, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रॉन के रूप में बटा हुआ था। तो इस तरह से जो लास्ट में सबसे पार्टिकल बचे उसे हम लोगों ने गॉड पार्टिकल बोला। वास्तव में वही सृष्टि का सार है, क्योंकि उसके पास में द्रव्यमान भी होता है, साथ साथ में ऊर्जा भी होता है। तो इस तरह से सृष्टि की अवधारणा दो आधारों पे है, एक स्पिरिचुअलिज्म यानी कि अध्यात्मवाद, और दूसरा है आपका विज्ञानवाद। आगे देखते हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे सृष्टि का विकास, यानी कि 10 अवतार। 10 अवतार की संरचना जो है यह मानव के विकासवाद के सिद्धांत को प्रमाणित करती है, क्योंकि डार्विन का सिद्धांत भी एक तरह से विकासवाद का सिद्धांत है। लेकिन हमारे जो जितने भी विद्वान महापुरुष और थे वो लोग बहुत पहले ही सृष्टि के विकास को 10 अवतार में समझा चुके थे। सबसे पहला जो अवतार होता है वह मत्स्य अवतार होता है, जो कि मछली के रूप में पानी में रहता है। यह अवतार एक तरह से पशु का है, जो कि मत्स्य अवतार के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद में मत्स्य अवतार से जो अगला स्टेप हमारा बनता है वह होता है कूर्म अवतार, यानी कि कछुए का अवतार होता है, जो कि पानी में भी रह सकता है और बाहर में भी रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो पानी में रहता है। ठीक है। तो कछुए का अवतार होता है जो इससे थोड़ा सा अधिक शक्तिशाली और अधिक तेज होता है। फिर कुर्म कछुआ से अवतार जो होता है बरहा का अवतार होता है। बरहा में आधा शरीर जो है, बरहा में मतलब कि एक छोटी आकृति का जो होता है वो व्यक्ति होता है, जो भारत पे मतलब कि इसकी उत्पत्ति होती है बरहा अवतार के रूप में। यानी कि देख रहे हैं कि मानव का विकास 1 बाई 1 धीरे धीरे होते जा रहा है। चौथे नंबर पे जो होता है वह
आपका वामना अवतार होता है, ठीक है ना। वामना अवतार तो ये था। वामना अवतार के बाद में होता है नरसिंह अवतार। तो नरसिंह अवतार में जो होता है, इसमें नर भी रहते हैं और साथ साथ में पशु भी रहते हैं। एक तरह से एक स्टेप और मानव का विकास हुआ नरसिंह अवतार के रूप में। तो यह मानव के विकासवाद के सिद्धांत को बताता है दशावतार निश्चित रूप से। उसके बाद में मानव के विकास के अंतर्गत जो पांचवा जो होता है वह होता है आपका वामन अवतार। ये पांचवा नंबर पे होते हैं वामन अवतार। यह पूरी तरह से मनुष्य अब बन चुके हैं और मनुष्य बनने के क्रम में यह हालांकि छोटे ही हैं लेकिन मनुष्य हैं। उसके बाद में वामन अवतार का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वह परशुराम अवतार होता है। यह पूर्ण मानव के रूप में मैंने जन्म लेता है, जो फरसे को रखता है हाथ में और एक धनुष को रखता है हाथ में। तो हम बोल नहीं, हाँ ठीक है। उसके बाद में छठा अवतार ये होता है हमारा परशुराम अवतार होता है, जो फरसे को हाथ में हमेशा लिए रहता है। और सातवां अवतार जो होता है वो श्री राम का अवतार होता है, सातवां, ठीक है, जो कि एक तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ये परिणित होते हैं। यानी कि पूर्ण मानव इनको भी नहीं कहा जा सकता है, इनमें भी कुछ कमियां थी, लेकिन श्री राम जो है ये सातवें अवतार है। आठवां अवतार जो होता है श्री कृष्ण का अवतार होता है, ठीक है। और श्री कृष्ण का अवतार के अंतर्गत इन्हें पूर्ण ब्रह्म माना जाता है, यानी कि पूर्ण मानव का अवतार इनको माना जाता है। इसके अंदर सारी कलाएं युक्त होती है, मतलब कि ये अच्छा पुत्र भी है, अच्छा प्रेमी भी है, अच्छा पति भी है और अच्छा युद्ध करने वाला भी है। इस तरह से इसके अंतर्गत अच्छा मित्र भी है। इसके अंदर जितनी भी कलाएं आप देखिएगा सबसे इसमें बेस्ट होता है, इसलिए ये विकासवाद के सिद्धांत को प्रेरित करता है। उसके बाद में 9वां नंबर पे होते हैं बलराम और 10वां का अवतार होने वाला है जो कि कल्कि का अवतार है। यह मानव के विकासवाद के सिद्धांत को प्रेरित करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं वन बाई वन। कालखंड के हिसाब से जो सृष्टि का विकास जो हुआ है, अवधारणा यहाँ पे दशावतार का होता है। दशावतार के अंतर्गत सबसे पहला जो अवतार होता है मत्स्य अवतार, जो कि मछली का अवतार कहा जाता है। दूसरा नंबर अवतार जो होता है कुरुमु का अवतार, यानी कि कछुए का अवतार कहा जाता है। तीसरा नंबर कहा जाता है बराह अवतार, यानी कि सबसे छोटा मनुष्य होता है उसको बोलते हैं। 4 नंबर में होता है नरसिंह अवतार। 5 नंबर में होता है वामन अवतार। उसके बाद 6 नंबर में होता है परशुराम अवतार। उसके बाद 7 नंबर में होता है रामा अवतार। 8 नंबर में होता है श्री कृष्ण अवतार और 9 नंबर में होता है बुद्ध या बलराम और 10 नंबर में होता है कल्कि का अवतार। उसके बाद में देख लेते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोग को धातु कला पढ़ना है, गणित पढ़ना है, ज्यामिति ज्ञान पढ़ना है, मृदभान पढ़ना है, सीले पढ़ना है, मृन्मूर्तियाँ पढ़ना है, कारखाने पढ़ने हैं और मापतौल की इकाई पढ़ना है। तो सबसे पहले धातु और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोग धातु कला को पढ़ते हैं। धातु कला जो है हड़प्पा सभ्यता में निश्चित रूप से उन्नत अवस्था में थी। वो लोग ब्रॉन्ज बनाना सीख गए थे, यानी कि कॉपर और टीन को मिलाकर वो लोग ब्रॉन्ज बनाते थे और गोल्ड के बारे में भी उनको जानकारी थी। मुख्य रूप से वो ब्रॉन्ज कॉपर के बारे में जानते थे, ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे और कॉपर और टीन को मिलकर वो लोग ब्रॉन्ज बनाते थे और साथ साथ में गोल्ड यानी कि सोने की जानकारी भी थी। अब इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं आगे। धातु मुख्य रूप से सोना, चांदी, कांसा और तांबा, ये चारों आपको धातु प्राप्त होते थे। कांसा जो होता है तांबा और टीन के मिलने से बनता होता है। कांसा में यानी कि ब्रॉन्ज में कॉपर 85% और टीन 15% होते थे, लेकिन अभी के डेट में ब्रॉन्ज में 88% कॉपर और टीन में 12% आपका टीन होता है, यानी कि 88% कॉपर और 12% टीन होता है। तो इससे मिलकर हमारा कांसे का निर्माण होता है। सिंधु सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा और कांसे से परिचित थे, जैसा कि यहाँ पे बता दिया गया है। ये लोग कांसे का सबसे अधिक प्रयोग करते थे, जिसके कारण इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया है। कांसे का निर्माण तांबे और टीन के उसको मिलाकर हुआ था। कांसा मतलब होता है तांबा प्लस टीन, यानी कि 85% तांबा और 15% टीन होगा। पहले तो कांसा निश्चित रूप से जो था वह था आपका 85% तांबा होता था उसमें और टीन जो होता था 15% होता है। लेकिन वर्तमान में जो कांसा है उसमें तांबा जो है 88% और टीन जो होता है 12% होता है। परंतु सिंधु सभ्यता के निवासी लोहे से परिचित नहीं थे। वे लोग 4 वही धातु से परिचित थे, लेकिन धोता का लोहे के रूप में धातु का परिचय नहीं था, यानी कि लोहे के बारे में उनको जानकारी नहीं प्राप्त थी। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में गणित और माप तौल का उपयोग कैसे होता था, यानी कि मैथमेटिक्स और मेजरमेंट का उपयोग वो लोग कैसे करते थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें अवशेष मिले हैं उससे प्राप्त चलता है कि वहाँ के लोग रूरल का भी यूज करते हैं, बाइनरी सिस्टम का भी यूज करते थे, क्योंकि उनको ज्ञान था। जीरो का ज्ञान तो नहीं था, लेकिन 1 2 3 4 5 ये सब का ज्ञान उनके पास में था।
ईंट जो था निश्चित रूप से एक निश्चित तरह आकृति के थे, 1:2:4 के अनुपात में होते थे। स्टैंडर्डाइज क्यूबिकल डाइस था, यानी कि घन और घनाभ एक स्टैंडर्ड साइज के होते थे। वहाँ पे वो लोग 4 डिजिट इक्वल टू 1 डिजिट के रूप में यूज करते थे। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं उनकी जो सभ्यता थी एक तरह से उनको मैथमेटिक्स ज्योमेट्री का ज्ञान निश्चित रूप से था, क्योंकि मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री का ज्ञान नहीं रहता तो निश्चित रूप से वे लोग इतनी उन्नत व्यवस्था नहीं बना सकते थे। अब हम लोग आगे देखते हैं गणित और मापतौल की इकाइयाँ के अंतर्गत। देखिए, सिंधु सभ्यता निवासी अंकगणित और ज्यामिति का भी ज्ञान रखते थे, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि सभ्यता के स्थलों से मापतौल की इकाई में दशमलव पद्धति का प्रयोग किया जाता था। यहाँ दशमलव पद्धति का मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन उनको जीरो का ज्ञान नहीं था, लेकिन 1 से लेकर 9 तक के संख्या का ज्ञान था, जिसके आधार पर उनको बोला गया कि ये दशमलव पद्धति का भी ज्ञान रखते हैं। और उनका जो बंटवारा था या मान लीजिए मापतौल की जो विधियाँ थी वह 2 4 8 16 32 64 इस रूप में थे। और ईंटों का अनुपात जो था वह 1:2:4 के अनुपात में ईंट बनते थे। यहाँ दशमलव पद्धति का अर्थ होता है 0 से 9 अंक, लेकिन यहाँ 0 का प्रयोग नहीं होता था, परंतु इतिहासविदों ने फिर भी इसकी तुलना दशमलव पद्धति से की है। इसी को हमने अभी बताया। उसके बाद में लोथल से मिले वाट का मतलब होता है कि जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को नापते हैं, वह 2 4 8 16 32 के अनुपात में है। वहीं उनके मृदभांडों पर बनी आकृतियों, इनके मकानों का आकार और सीलों का आकार देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ज्यामिति से परिचित थे, क्योंकि इनको बहुत सारे चीज़ का ज्ञान था जिसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हुए हैं। बहुत सारी आकृतियाँ मिली है जिसके बारे में अलग अलग ज्यामितीय आकृति मिली है, तो इसे हम लोग बता सकते हैं कि ये लोग, इनके पास में ज्यामिति का भी ज्ञान था और साथ साथ में अंकगणित का भी ज्ञान था। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड यानी कि पोट्री जिसको बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से मृदभांडों का यूज हुआ है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये स्टोरेज जार है, इसमें पानी को रखा जाता होगा। कुकिंग पॉट है, इसमें खाना बनाने के लिए यूज किया जाता होगा। वाटर पिचर है यानी कि पानी रखने का जगह, यानी कि जिससे पानी हम लोग रख के पीते थे। बॉल है, यहाँ पे बॉल मतलब कि एक तरह से कटोरा बोल सकते हैं इसको। ये एक तरह से वेसल्स है जिसमें हम लोग यूज करते थे। उसके बाद में स्मॉल कप्स एंड लैम्प्स यानी कि यूज करते थे। ये निश्चित रूप से एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये उन्नत सभ्यता है। आज भी आपको दिखने को मिल सकते हैं। जब खुदाई हुआ तो ये सारी चीज़ वहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। मृदभांड के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी विशेष प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग करते थे। इनके मृदभांड निश्चित रूप से 2 प्रकार के होते थे। एक साधारण होता था जो लाल रंग का होता है, और एक रंगीन होता था जो काला और लाल रंग दोनों का होता था। साधारण मृदभांड केवल लाल रंग के होते थे और रंगीन मृदभांड जो होते थे लाल और काले रंग से बनाए जाते थे। इन मृदभांडों पर वृक्ष, वृत्त, मनुष्य इत्यादि का ज्यामितीय अंकन किया जाता था, जो आज भी देखने को मिल जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मृण मूर्तियों के बारे में, यानी कि टेराकोटा जिसे हम लोग बोलते हैं। टेराकोटा मृण मूर्तियाँ, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं टेराकोटा यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो टेराकोटा प्राप्त हुए हैं, यानी कि मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह लगभग 2500, यहाँ पे 2600 से 1900 लिखा हुआ है, बट यह होगा लगभग, मान्यता है एनसीईआरटी के अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व के बीच में। तो वहाँ पे एनिमल प्राप्त हुए हैं। एनिमल में बुल जिसे हम लोग बोलते हैं सांड, उसके बाद में हम्प्ड बुल और एलिफेंट, इसके आपको मृण मूर्तियाँ यानी कि टेराकोटा मिले हैं। टेराकोटा क्या होता है, जो मतलब कि बना हुआ कोई भी पात्र होता है जिससे हम लोग उसको मतलब कि एक जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसे पका दिया जाता है, उसे ही हम लोग टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में मदर गॉडेस यानी कि मातृ देवी के समान कोई मूर्तियाँ मिली है। ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी। बहुत सारे टॉय कार्ट या व्हीकल टाइप से मिले हैं, जैसे लगता है कि ये सब खिलौने हैं, जैसे वॉरियर के रूप में दिया हुआ है। ये सब खिलौने आपको दिख सकते हैं। उसके बाद में मेल से रिलेटेड कुछ आपको मिले हैं जो सिंबल मेल को डिनोट करते हैं। उसके बाद में म्यूजिशियन और डांसर के भी चित्र मिले हैं वहाँ से। कुछ टॉय एनिमल्स भी मिले हैं।
या डॉग एनिमल्स भी मिले हैं, यानी कि टॉय एनिमल्स के रूप में। तो इससे हमको पता चल सकता है कि वहाँ पे डॉग के बारे में जानकारी थी, मनुष्यों के चित्र भी बनाए जाते थे। यहाँ से आपको बुल के बारे में जानकारी थी, एलिफेंट के बारे में जानकारी थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, इससे प्राप्त हो सकता है। बहुत सारे खिलौने मिले हैं, इससे पता चलता है कि यह एक उन्नत सभ्यता थी जिसमें आपको मनोरंजन के लिए बहुत सारे साधन भी उपलब्ध थे। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। उस मृण मूर्तियाँ के बारे में आपको नोट्स क्या बनाने हैं। यहाँ मृण मूर्ति का अर्थ होता है मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, यानी कि मिट्टी से जो मूर्ति को बनाए जाते हैं उसे ही हम लोग मृण मूर्ति बोलते हैं। सामान्यतः यह मूर्तियाँ पकी हुई मिट्टी ईंटों से बनी हुई होती है, यानी कि हमने क्या बोला कि पकी हुई ईंट से जो बनता है उसे ही हम लोग टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, ये मृण मूर्तियाँ खिलौने, देवी देवताओं और मनुष्य इत्यादि के रूप में बनते थे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले फिगर में देखा था। पशुओं के अंकन में कुत्ते, बैल, आपका भेड़, गाय, बंदर इत्यादि का निर्माण मिलता है। तो हम लोग देख सकते हैं मृण मूर्तियाँ में ये सभी चीज़ आपको देखने को मिले हैं। अब इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं सीले के बारे में। सील जो होता है वह पत्थरों या चट्टानों को काट कर जो बनाया जाता है उसे हम लोग सील कहते हैं। ये सभ्यता जो है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व के रूप में विकसित सभ्यता के रूप में जानी जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो सीले प्राप्त हुए हैं उसे हम लोग देख सकते हैं। ये सभी एनिमल फिगर से सील है, जैसे आप देख सकते हैं टेराकोटा है यह, और उसके बाद में यहाँ पे सील बने हुए हैं। इस पे एक हर एक सील पे कोई ना कोई एक जानवर का चिन्ह दिया होगा। उसके बाद में यहाँ पे यूनिकॉर्न सील है। यूनिकॉर्न सील का मतलब होता है कि एक गैंडा जिसका ऊपर में एक आपका सिंग होगा। उसके बाद में बुल सील दिया हुआ है यहाँ पे, एलिफेंट का दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद में 12 सिंघा का दिया हुआ है। इस तरह से अलग अलग जानवर यहाँ पे सीलों पे दिखाई देते हैं। उसके बाद में आपका यूनिकॉर्न यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर में एक आपका सिंग है। बुल को आप देख सकते हैं यहाँ पे, एलिफेंट को आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद में 12 सिंघा को देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला फिगर। उसके बाद में एनिमल्स ये सब देख सकते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता था, ट्रेडमार्क करने के लिए, यानी कि जो छापा दिया जाता है उसको करने के लिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रूप में जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे तो उसको हम लोग ट्रेडमार्क के रूप में देते थे। समझ सकते हैं कि आप ये कितनी उन्नत व्यवस्था यहाँ पे रही होगी। उसके बाद में कॉपर स्क्रिप्ट वहाँ पे मिले हुए हैं, यानी कि कॉपर से बना हुआ कोई ना कोई सील यहाँ पे मिले हैं। कॉपर टेबलेट सील यहाँ पे देख सकते हैं ये मिला हुआ है। ये एक तरह से सील के रूप में काम करता था। कोई भी जो वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती थी तो उसको सील करने के लिए ये हम लोग यूज करते थे। इस तरह से यह सभ्यता बहुत ही उन्नत थी। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं और क्या लिखना है आपको कॉपी में वो देख लेते हैं। सीले के बारे में लिखेंगे, मतलब सील मतलब क्या होता है, एक तरह से मुहर। यह सर्वोत्तम कला थी। 2000 से ज़्यादा सीलें मिलती है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। सीलों का आकार आयताकार, वर्गाकार, बेलनाकार एवं वृत्ताकार किसी भी आकार में हो सकती है, जो आयताकार, वृत्ताकार, बेलनाकार या वृत्ताकार हो सकती है। 2 से 25 सेंटीमीटर तक यह बनती थी सीलें। ये भी सोचने वाली बात है। व्यापार में प्रयोग होता था, निश्चित रूप से व्यापार में मुहर के लिए प्रयोग होगा। 500 सीलें मोहनजोदड़ो से ही मिली हुई है। सीलें तांबे और सेलखड़ी की बनी हुई होती है। प्रत्येक सील पर लेख और पशु दोनों का अंकन मिलता है। अब सील के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं कि सीलें या मुहरें सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कला को दर्शाती है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ मुख्य रूप से सीलों का निर्माण ही किया जाता था। सीलों का आकार आयताकार, वर्गाकार और बेलनाकार होता था। सबसे अधिक सीलें वर्गाकार मिली हुई है। ये ध्यान देने वाली बात है कि सबसे अधिक सीलें जो मिली है वह वर्गाकार मिली है। इस सभ्यता से 2000 से अधिक सीलें उत्खनन में प्राप्त हुई है, जिनमें से 500 सीलें केवल जो है वह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि सीलों का प्रयोग व्यापार हेतु किया जाता था, क्योंकि सील जो होते हैं, मुहर जो होते हैं, वो ज़्यादातर व्यापार के लिए ही यूज किए जाते हैं। क्योंकि ऐसी सीलें हमें मेसोपोटामिया से भी मिली है। जो मेसोपोटामिया से सिंधु की जो आपका व्यापार होते थे, यह दर्शाता है कि कुछ सीलें यहाँ से वहाँ गई होगी, जिसके कारण मेसोपोटामिया में भी वही सीलें प्राप्त हुई है जो सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के अंतर्गत प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया में और सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में भी सेम सीलें प्राप्त हुई है। जो मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता की पुष्टि करता है, क्योंकि दोनों के बीच में एक प्रगाढ़ संबंध थे, दोनों के बीच में व्यापार हुआ करते थे। सीलें जो होते हैं वे सेलखड़ी और तांबे की बनी हुई होती थी। लोथल और रंगपुर से तांबे की सीलें प्राप्त हुई है। लोथल एक ऐसा जगह है और रंगपुर जहाँ से तांबे की सीलें प्राप्त हुई है। सीलों पर सामान्यतः एक सींग वाला हाथी
चीता, बकरी, बैल और एक सींग वाला गैंडा का भी फोटो की आकृति और एक लेख भी मिलता है। एक सींग वाला गैंडा भी प्राप्त किया जाता है निश्चित रूप से। ये सभी जानवर जो हैं सीलों पर अंकित किए जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण सील पशुपति शिव का है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में किए हुए थे। इनका आकार सामान्यतः 25 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर के बीच में मिलता है, जो आश्चर्यचकित कर देने वाला है। अब उसके बाद में आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में वास्तुकला क्या था। देख सकते हैं वास्तुकला जो है ये काफ़ी उन्नत सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। आपको इसे देख कर ही पता चल जाता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीचों बीच, शहर के बीचों बीच एक ग्रेट बाथ यानी कि बृहत स्नानागार है। यहाँ पे लोग, यहाँ पे हो सकता है कि गर्मी के मौसम में या बहुत सारे ऐसे मौसम में भी स्नान करते थे। और यह बृहत स्नानागार है जो ऊपर से नीचे की तरफ सीढ़ियों के माध्यम से जुड़ा हुआ था। प्राइवेट वाल भी होते थे वहाँ पे। फिर उसके बाद में वाटर को संरक्षित करने के लिए जगह होते थे। बाथरूम वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे, प्राइवेट वाल्स तो थे ही। उसके बाद में बहुत सारे बाथरूम प्राप्त हुए हैं। नगरों को सुनियोजित ढंग से एक दूसरे के साथ जोड़कर बनाया गया था। उसके बाद में जो ईंट का प्रयोग किया गया था, तो निश्चित रूप से एक आपका पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। और जो ऊंचे घर के लोग होते थे यानी कि धनवान लोग होते थे, उनके ऊंचे मकान होते थे, और जो निम्न वर्गीय परिवार के लोग होते थे उनके नीचे मकान होते थे। और शहरों के बीचों बीच से होकर जो है नालियों का बहुत ही बेहतरीन सुविधा था, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेहतरीन था, यानी कि सुव्यवस्थित तरीक़ा से पूरे तरह से नियोजित करके और सोच समझकर ये नगरीय विकास के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता को स्थापित किया गया था। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसको लिखना कैसे है। देख सकते हैं वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में वास्तुकला भी एक उत्तम प्रयोग में दिखाई देता है, जैसे इनके मकानों की संरचना, इनका दुर्गीकरण इत्यादि। यानी कि निश्चित रूप से वहाँ के मकानों की संरचना थी, उसे देखकर लगता है कि ये बहुत ही उन्नत सभ्यता है। उसका दुर्गीकरण यानी कि चारों तरफ से उसको संरक्षित किया गया था। इससे पता चलता है कि लोग वहाँ पे बहुत ही अपने उत्कृष्ट रचना के लिए प्रख्यात थे। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सभ्यता के निवासियों ने ही एक परिष्कृत कला का प्रयोग किया था, क्योंकि इस हिसाब से हमको एक योजना के हिसाब से हमको भवनों की रचना करना है। मौर्य कला में दूसरी बार स्थापत्य जो बहुत अच्छी प्रणाली से बनाया गया है मिलता है। यानी कि एक तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में एक नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, और फिर उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का महल आप समझ सकते हैं, कुम्हरार में जो बनाया गया था, जो कि अभी तरह से अवशेष के रूप में है, वो भी एक तरह से आपका मौर्य साम्राज्य का एक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। बराबर की गुफाएं भी उत्कृष्ट उदाहरण है। सारनाथ और सांची का स्तूप भी बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। और अशोक के स्तंभों का वर्णन भी मिलता है, जो कि लौरिया में भी, लौरिया, रामनगर और अरेराज में आपका लौरिया का स्तंभ देखने को मिल सकता है, जो कि स्थापत्य का एक बेहतरीन उदाहरण माना जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग वास्तुकला के बारे में इतना चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं मनके। मनके का मतलब होता है, मनके का एक कारखाना होता था जहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको इक्विपमेंट मिलेंगे, जो कि कुछ कलर, कुछ ऐसे, यहाँ तक कि वहाँ से कुछ लिपस्टिक भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग काफ़ी इस सब में आगे थे। यानी कि एक तरह से ऐसे फीलिंग होता है कि वहाँ पे कोई ना कोई कारखाना रहा होगा जो विभिन्न प्रकार के मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे मनके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि मनके होते क्या है। देख सकते हैं, मनके का मतलब होता है कुछ सिंधु सभ्यता स्थलों से मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं, जैसे चंद्रहुड्रो और लोथर। चंद्रहुड्रो और लोथर से जो है मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। तो ये आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमने बहुत एक पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में मात्र एक वीडियो और आएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी और सब चीज़ें रह गई है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।